नमस्ते प्रिय छात्रों, आज हम अनुवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको परीक्षा में कन्नड़ अथवा अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर 5 वाक्य दिए रहते हैं, तो उन 5 वाक्यों को आपको अनुवाद करना है। तो जिसके लिए आपको 5 अंक रहते हैं। तो चलिए अभी हम अनुवाद का अर्थ देखेंगे। तो अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अनुवाद का अर्थ इस प्रकार है कि एक भाषा में प्रकट किए गए विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने को अनुवाद कहते हैं। यानी यहाँ पर एक भाषा में एक विषय या विचारों को दे रहते हैं, उन विचारों को हमें दूसरी भाषा में जो परिवर्तन करते हैं, रूपांतरण करते हैं, उसी को हम अनुवाद कहते हैं। तो अनुवाद के यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 प्रकार है। तो इस प्रकार है प्रकार कि सबसे पहला है शब्दानुवाद, जिसे अंग्रेजी में लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं। दूसरा है भावानुवाद, जिसे फेथफुल ट्रांसलेशन कहते हैं। और तीसरा जो है स्वतंत्र अनुवाद, जिसे प्री ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम अनुवाद करते समय कभी शब्दानुवाद भी कर सकते हैं, भावानुवाद भी कर सकते हैं, और यहाँ पर स्वतंत्रता अनुवाद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दानुवाद किसे कहते हैं, यानी लिटरल ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, हम इस प्रकार देखेंगे। तो शब्दानुवाद का अर्थ है यह मूल भाषा का शाब्दिक अनुवाद होता है। यानी हम जिस भाषा से अनुवाद करते हैं वहाँ पर शब्द दिए रहते हैं, उन शब्दों का ही हम यहाँ पर अनुवाद करते हैं। तो इस प्रकार उदाहरण है राम ऊरिगे होगुतिद्दाने। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से होता है कि राम गांव जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक एक शब्द का अनुवाद हुआ है। तो आपके व्याकरण भाग में भी इसी प्रकार से कुछ उदाहरण आए हैं। तो अनुवाद करते समय आपको शब्दानुवाद भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है वह भावानुवाद। तो यहाँ पर एक वाक्य हो, उस वाक्य का हम जो भाव होता है उस भाव का हम अनुवाद करते हैं। तो भावानुवाद को अंग्रेजी में फेथफुल ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि लेखक के मूल भावों या अर्थों को अपनी भाषा में प्रकट कर देना ही भावानुवाद है। यानी जिस भाषा में एक वाक्य रहता है तो कभी कभी हम उस वाक्य का भाव का अनुवाद करना पड़ता है। तो इसमें यह देखना पड़ता है कि मूल भाषा का एक भी भाव छूटने न पाए, और इसकी सफलता इस बात में है कि मूल भाषा के सभी भाव दूसरी भाषा में रूपांतरित हो जाए। और यहाँ अनुवादक का ध्यान शब्दों पर न जाकर विशेष रूप से मूल भाव पर रहता है। तो यहाँ पर जो भावानुवाद है, हमें यहाँ पर एक वाक्य का भावानुवाद करना है। तो हमने शब्दानुवाद में देखा तो हमने वहाँ पर शब्दों का अनुवाद किए हैं, लेकिन यहाँ पर भावानुवाद में आपको एक वाक्य दिए रहते हैं, उस वाक्य का हमें भावानुवाद करना पड़ता है। तो उदाहरण के लिए मनसिद्धल्ली मार्गविदे। तो इसका अनुवाद हिंदी में इस प्रकार से होता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो हम इस समय में शब्द का अनुवाद नहीं कर सकते हैं कि अगर हम इस समय में अगर शब्द का अनुवाद करने के लिए रुक जाते हैं तो यहाँ पर वह वाक्य ही गलत हो जाता है। तो इस समय में हमें उस वाक्य का भावानुवाद करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इस भावानुवाद में एक वाक्य का जो भाव होता है उस भाव का अनुवाद दूसरी भाषा में होता है, तो उसी को हम भावानुवाद कहते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जो इस प्रकार है, जो तीसरा स्वतंत्र अनुवाद। तो स्वतंत्र अनुवाद को अंग्रेजी में फ्री ट्रांसलेशन कहते थे। तो यहाँ पर हम एक वाक्य को स्वतंत्र रूप से हम अनुवाद
कर सकते हैं। तो स्वतंत्र अनुवाद का अर्थ इस प्रकार है कि इसे छायानुवाद भी कहते हैं। मूल भाषा के अर्थ या भाव को समझकर स्वतंत्र रूप से किए गए अनुवाद को स्वतंत्र अनुवाद कहते हैं। यानी जो मूल भाषा, यानी हम जिस भाषा से दूसरी भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं, तो वहां पर जो वाक्य दिए रहते हैं उस वाक्य का अर्थ और उस भाव को समझकर हम स्वतंत्र रूप से हम उसका अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र अनुवाद हम ज़्यादातर जो कविताएं होते हैं, काव्य होते हैं, जो दूसरी भाषा के होते हैं, उसे एक भाषा में अनुवाद किया जाता है, तो वहाँ पर स्वतंत्र अनुवाद का प्रयोग करते हैं। तो प्रिय छात्रों, अनुवाद करते समय हमें इन प्रमुख 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आपके व्याकरण पुस्तक में आने वाले अनुवाद को हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी अनुवाद आपके व्याकरण भाग में दिए रहते हैं, उन अनुवादों को छोड़कर दूसरे नहीं आते हैं। तो कृपया उन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला है हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको यहाँ पर कन्नड़ भाषा और अंग्रेजी भाषा में दिए रहते हैं, तो उस कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में दिए हुए वाक्य को आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए जो सबसे पहला है उसे हम देखेंगे। ताजमहल ಒಂದು सुप्रसिद्ध ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ। तो अंग्रेजी में है, देखिए, ताजमहल इज अ वेरी फेमस मॉन्यूमेंट। तो इसे हम हिंदी में अनुवाद करते हैं कि ताजमहल बहुत प्रसिद्ध स्मारक है, अथवा ताजमहल एक सुप्रसिद्ध इमारत है। तो ताजमहल बहुत प्रसिद्ध स्मारक है, अथवा ताजमहल बहुत प्रसिद्ध इमारत है। और उसके बाद दूसरा है ಕೌಟಿಲ್ಯನು ಒಬ್ಬ ನಿಪುಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದನು। तो कौटिल्य वाज ए वाइज मिनिस्टर। तो इसे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो कौटिल्य एक बुद्धिमान मंत्री था। कौटिल्य एक बुद्धिमान मंत्री था। उसके बाद जो तीसरा है ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಿದೆ। तो वेर देर इज अ विल देर इज अ वे। तो इसे हम इस प्रकार से अनुवाद करते हैं कि जहां चाह वहां राह है, जहां चाह वहां राह है। तो यहाँ पर हम भाव का अनुवाद किए हैं। उसके बाद चौथा जो है ಏಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ शक्ति, यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ। तो इसे हम हिंदी में अनुवाद करते हैं कि एकता ही हमारी शक्ति है, एकता ही हमारी शक्ति है। तो हम यहाँ पर शब्द का अनुवाद किए हैं। उसके बाद जो पांचवा है ಬಿಜಾಪುರವನ್ನು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ರಾಜರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು। बिजापुर वाज रूल्ड बाय किंग आदिल शाह। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से होता है हिंदी में कि बीजापुर पर राजा आदिल शाह का शासन था। बीजापुर पर राजा आदिल शाह का शासन था। और छठा है ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, आई एम अनेबल टू डू दिस वर्क। तो इसका अनुवाद है मैं यह काम करने में असमर्थ हूँ। यहाँ पर हमने जो भी बताया है उन अनुवादों को आप कंठस्थ कर लीजिए। जैसे हम बताए हैं वैसे ही अगर आप लिखते हैं तो आप आराम से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जो सातवां प्रश्न है ಮಿತ್ರರಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಸುಖಿಯಾಗಿರಲಾರರು। नो पर्सन इज हैप्पी विदाउट फ्रेंड्स। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से होता है मित्रों के बिना कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। मित्रों के बिना कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। और आठवां है ನೇತಾರನು ಜನರ ಸೇವಕನಾಗಿರಬೇಕು। ए लीडर शुड बी अ सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो हम हिंदी में लिखते हैं इसका अनुवाद एक नेता को लोगों का सेवक होना चाहिए। एक नेता को लोगों का सेवक होना चाहिए। और नवा है
ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆಯು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. इट वॉज रेनिंग वेन वी केम आउट. तो इसका अनुवाद है जब हम बाहर आए तो बारिश हो रही थी. जब हम बाहर आए तो बारिश हो रही थी. और 10वां है ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. देर आर थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस इन इंडिया. तो इसका उत्तर है भारत में हजारों गांव हैं. भारत में हजारों गांव हैं. उसके बाद जो 11वां है ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. मोस्ट ऑफ द इंडियंस डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. तो इसका अनुवाद है अधिकांश भारतीय लोग कृषि पर निर्भर है. अधिकांश भारतीय लोग कृषि पर निर्भर है. और 12वां है ಭಾರತವು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ. इंडिया इज अ रिच कल्चर्ड कंट्री. तो इसका अनुवाद होता है भारत एक समृद्ध सुसंस्कृत देश है. भारत एक समृद्ध सुसंस्कृत देश है. उसके बाद 13वां है ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. स्टूडेंट्स मस्ट बिहेव इन अ डिसिप्लिन्ड वे. तो इसका अनुवाद इस प्रकार से होता है छात्रों को अनुशासित तरीके से व्यवहार करना चाहिए. छात्रों को अनुशासित तरीके से व्यवहार करना चाहिए. आप यहाँ पर अनुवाद करते समय थोड़े हिंदी शब्दों पर ध्यान दीजिए. जितना हो सकता है सही तौर पर हिंदी शब्दों का ही उपयोग यहाँ पर करना पड़ता है. और आगे जो 14वां है ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಈಸ್ ವೆರಿ नियर टू मैसूर. तो इसका अनुवाद है श्रीरंगपट्टना मैसूर के बहुत करीब है. श्रीरंगपट्टना मैसूर के बहुत करीब है. उसके बाद ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ. फ्रेश एयर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. तो इसका अनुवाद है ताज़ा हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है. ताज़ा हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है. और 16वां है ಆಹಾರ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಫುಡ್ क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर आवर बेसिक नीड्स. तो इसका अनुवाद है भोजन वस्त्र और आश्रय हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं. भोजन वस्त्र और आश्रय हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं. उसके बाद 17वां है ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ साइंस. तो इसका अनुवाद है हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं. हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं. उसके बाद 18वां है ಸುಮಿತ್ರಾನಂದನ್ ಪಂತ್ ರವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಿತ್ರಾನಂದನ್ पंत वाज अ लवर ऑफ नेचर. तो इसका अनुवाद है सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के प्रेमी थे. सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के प्रेमी थे. उसके बाद 19वां है ಭಾರತವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದು. इंडिया विल नेवर टॉलरेट टेररिज्म. तो इसका अनुवाद है भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा. भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा अथवा भारत आतंकवाद को कभी सहन नहीं करेगा. उसके बाद 20वां है ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರರು ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
रविंद्रनाथ टैगोर एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन। तो इसका अनुवाद है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। उसके बाद 21वां है ಕನ್ನಡವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. कन्नड़ा इज अवर स्टेट लैंग्वेज। तो अनुवाद है कन्नड़ा हमारी राज्य भाषा है। कन्नड़ा हमारी राज्य भाषा है। और 22वां नावु भारतीयरु वी आर इंडियंस। तो इसका अनुवाद है हम भारतीय हैं। हम भारतीय हैं। और 23वां है पुस्तकಗಳು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಮಿತ್ರರು। बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसका अनुवाद है किताबें हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। किताबें हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। और 24वां ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು। स्टूडेंट्स शुड बी ओबीडियंट टू देयर टीचर्स। तो अनुवाद है छात्रों को अपने शिक्षक के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। छात्रों को अपने शिक्षक के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। उसके बाद 25वां है दयमाಡಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ। प्लीज क्लोज द डोर। तो इसका अनुवाद है कृपया दरवाजा बंद कर दें। कृपया दरवाजा बंद कर दें। उसके बाद ನನಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका अनुवाद है मुझे एक गिलास पानी दो। मुझे एक गिलास पानी दो। उसके बाद 27वां है ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿದರು। पुलिस कैच द थीफ। तो इसका अनुवाद है पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। और आगे 28वां है ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದಿರಿ। When did you return this book? तो अनुवाद है आपने यह पुस्तक कब वापस की। आपने यह पुस्तक कब वापस की। उसके बाद 29वां है ನಿನ್ನೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು। कॉलेज एनुअल डे वाज सेलिब्रेटेड यस्टरडे। तो इसका अनुवाद है कॉलेज का वार्षिकोत्सव कल मनाया गया। कॉलेज का वार्षिकोत्सव कल मनाया गया। और 30वां है ಮಗನ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ತಾಯಿಯು ಪ್ರಸನ್ನಳಾದಳು। मदर बिकेम हैप्पी आफ्टर रीडिंग सन्स लेटर। तो इसका अनुवाद है बेटे का पत्र पढ़कर माँ खुश हो गई। बेटे का पत्र पढ़कर माँ खुश हो गई। उसके बाद 31वां है ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ। बर्ड्स हैव टू फीदर्स। तो इसका अनुवाद है पक्षियों के दो पंख होते हैं। पक्षियों के दो पंख होते हैं। और 32वां है ಶ್ಯಾಮನ ಮಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ। श्यामा's daughter is very beautiful। तो इसका अनुवाद है श्यामा की बेटी बहुत खूबसूरत है। श्यामा की बेटी बहुत खूबसूरत है अथवा श्यामा की बेटी बहुत सुंदर है। इसके बाद 33वां है ಆ ಎರಡು ಮನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಇದೆ। देयर इज अ चर्च इन बिटवीन द टू हाउसेस। तो इसका अनुवाद है दोनों घर के बीच में एक गिरजाघर है। दोनों घर के बीच में एक गिरजाघर है। उसके बाद 34वां है ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. If the student had come on time, I would have permitted him to the class. तो अनुवाद है, यदि छात्र समय पर आ जाता तो मैं उसे कक्षा में जाने की अनुमति देता. यदि छात्र समय पर आ जाता तो मैं उसे कक्षा में जाने की अनुमति देता. उसके बाद 35वां है, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬರುವನು. He will come after some time. तो इसका अनुवाद है, वह कुछ समय बाद आएगा. वह कुछ समय बाद आएगा. 36वां है, ಅವನು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ. If he had worked hard, he would have passed the examination. तो इसका अनुवाद है, अगर उसने मेहनत की होती तो वह परीक्षा पास कर लेता. अगर उसने मेहनत की होती तो वह परीक्षा पास कर लेता. उसके बाद 37वां है, ಸೂರ್ಯನು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ. द सन सेट्स इज वेस्ट. तो इसका अनुवाद है, सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है. सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है अथवा सूर्यास्त पश्चिम की दिशा की ओर होता है. और उसके बाद 38वां है, ಆತನು ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. He lost both of his legs in a car accident. तो इसका अनुवाद है, एक कार दुर्घटना में उसने अपने दोनों पैर खो दिए. एक कार दुर्घटना में उसने अपने दोनों पैर खो दिए. उसके बाद 39वां है, ಅವಳು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾಳೆ. She reached मैसूर safely. तो इसका अनुवाद है, वह सुरक्षित मैसूर पहुंच गई. वह सुरक्षित मैसूर पहुंच गई. इसके बाद 40वां है, ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶುಭಚಿಂತಕರು. ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶುಭಚಿಂತಕರು. Friends are our real well-wishers. Friends are our real well-wishers. तो इसका अनुवाद है, मित्र ही हमारे असली शुभचिंतक है. मित्र ही हमारे असली शुभचिंतक है. उसके बाद 41वां है, ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. I could not see the film. तो इसका अनुवाद है, मैं वह चलचित्र नहीं देख पाया. मैं वह चलचित्र नहीं देख पाया. उसके बाद 42 है, ಮೋಹನನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. मोहन could not see. तो इसका अनुवाद है, मोहन देख नहीं सकता. मोहन देख नहीं सकता. इसके बाद 43 है, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿನೋದವು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. Humor plays in important role in our life. तो इसका अनुवाद है, हास्य हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हास्य हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उसके बाद ರಾಮನಿಂದ ಆ ಪುಸ್ತಕವು ಓದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. रामा could not read the book. तो इसका अनुवाद है, राम पुस्तक नहीं पढ़ सके. राम पुस्तक नहीं पढ़ सके अथवा राम पुस्तक नहीं पढ़ सका. उसके बाद 45वां है, ಗೋಪಾಲನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. गोपाल ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ. तो इसका अनुवाद है, गोपाल
हमेशा सच बोलता है। गोपाल हमेशा सच बोलता है। उसके बाद 46वां है, ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯವು ಎಂದು ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। टाइम लॉस्ट इज नेवर रिगेन्ड। तो इसका अनुवाद है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उसके बाद में 47वां है, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया नो हिंदी। तो इसका अनुवाद है, भारत में अधिकांश लोग हिंदी जानते हैं। भारत में अधिकांश लोग हिंदी जानते हैं। उसके बाद 48वां है और अंतिम है, ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ। One who makes proper use of time will become successful in life। तो इसका अनुवाद है, जो समय का उचित उपयोग करेगा वह जीवन में सफल होगा। जो समय का उचित उपयोग करेगा वह जीवन में सफल होगा। तो प्रिय छात्रों, अभी तक हमने अनुवाद के बारे में अध्ययन किए हैं। तो अनुवाद करते समय हमें शब्दानुवाद भी करना है कभी कभी, और भावानुवाद भी करना है, और कभी कभी स्वतंत्र अनुवाद भी करना है। धन्यवाद।